हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। एक नई उमंग और नई किरणों के साथ मैं फिर से आपके साथ दिव्या केसरवानी। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग विभव के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अनुभव के बारे में और संचारी भाव के बारे में पढ़ेंगे। अनुभव वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध हो, मनोगत भाव को उत्पन्न करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। जैसे कि वे गुण यानी ऐसा गुण जो ऐसा भाव जिस फीलिंग के कारण शरीर का विकार हो, वो क्या कहलाएगा? अनुभव। अनुभव के आठ संख्या मानी गई है। पहला है स्तंभ, दूसरा स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता यानी रंगहीनता, अश्रु, प्रलय, संज्ञाहीनता। स्तंभ मीन्स क्या हुआ? जैसे खंबा। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, अर्थात जैसे खंबे के समान हो जाना, तो क्या कहलाएगा? स्तंभ कहलाएगा। संवेद यानी पसीना पसीना हो जाना। पसीना पसीना इंसान डर से भी हो सकता है और खुशी से भी हो सकता है। रोमांच यानी रोवे खड़े हो जाना। रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं बच्चों। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी चीज़ को देख लो, डर जाओ, तो उसके वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोवे खड़े हो जाते हैं। स्वर भंग। स्वर भंग कब होता है बच्चों? जैसे कि अगर ज़्यादा लगातार बोलने की वजह से भी कभी कभी स्वर अटकने लग जाते हैं। आप जब बोलते रहेंगे तो बीच बीच में शब्द अटकने लग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? स्वर भंग हो जाता है। कंप यानी कंपन। ये कब होता है? अक्सर ठंड में ही ज़्यादा हम लोग देखते हैं कंपन होता है। कपकपी लगना जिसे कहते हैं। विवर्णता यानी रंगहीनता। रंगहीनता जैसे कि अगर आप कोई भयानक सपना देख लें, तो जिससे देखने के बाद आपके चेहरे का रंग उड़ जाए, ठीक है, क्या कहलाएगा? रंगहीनता। अश्रु यानी आप कभी खुशी में भी रो देते हो, कभी दुख में भी रोना, यानी रोना अश्रु हो गया। प्रलय। प्रलय मीन्स हो गया संज्ञाहीनता, यानी जैसे कि संज्ञाहीनता में क्या होगा बच्चों? जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप देखकर डर जाओ और आपका चेहरा एकदम ठंडा पड़ जाए, आपकी बॉडी क्या हो? ठंडी पड़ जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? प्रलय होगा। बच्चों, इसी प्रकार हम लोगों ने देखा अनुभव की संख्या 8 मानी गई है, जो हम लोगों ने देख लिया। इससे ये पता चलता है कि ये जितने भी यहाँ पे 8 संख्या हम लोगों ने देखा है, 8 शब्द हम लोग पढ़े हैं जिसके बारे में जाने, इससे हमें ये पता चलता है कि आपके शरीर में इन सारे चीज़ों के वजह से क्या भाव, क्या फीलिंग्स, क्या बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। इन्हीं शब्दों के कारण बच्चों पता चलता है कि आपके बॉडी में, आपके शरीर में क्या फीलिंग्स और क्या बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। अब चलिए बच्चों, हम लोग व्यभिचारी भाव के बारे में यानी संचारी भाव के बारे में पढ़ते हैं। संचारी या व्यभिचारी भाव मन में संचरण करने वाले आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। यानी क्या हुआ बच्चों? मन में संचरण करने वाले या फिर आने जाने वाले भावों, वे भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते और विलीन हो जाने वाले भाव होते हैं। देखिए कैसे भाव होते हैं ये? आने जाने वाले। संचारी शब्द से ही पता चल रहा है कि आने जाने वाले, यानी जो पानी है बच्चों, ये इमेज में हम लोग देख रहे हैं, चित्र में देखते हैं ना, पानी है, यानी पानी की बूंदों से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। बूंदें कभी आती हैं, कभी जाती हैं, कभी मिलती हैं, कभी अलग हो जाती हैं, यानी वे भाव जो पानी के बुलबुले के समान उठते और विलीन हो जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? संचारी भाव कहेंगे। ओके। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। पहला है हर्ष। हर्ष मीन्स हो गया खुशी। दूसरा है विषाद। विषाद का मतलब हुआ दुख। त्रास मीन्स हुआ भय। लज्जा यानी लज्जा मीन्स हो गया बच्चों शर्म। ग्लानि भी एक प्रकार का लज्जा ही है। चिंता, शंका, आसुआ ये हुआ बच्चों, जैसे कि अगर आप किसी की सफलता को देखकर जो आपके अंदर ईर्ष्या यानी चिढ़न हो, उसे क्या कहेंगे? आसुआ।
आमर्ष, आमर्ष यानी हो गया आपके सामने कोई आपका विरोधी या कोई आपका दुश्मन आपके सामने ही खड़ा हो, फिर भी आप उसको कुछ ना कर पाओ, ठीक है। तो वहाँ पे आपके अंदर जो फीलिंग्स आएंगी, जो भाव उत्पन्न होगा, वो आमर्ष होगा। फिर एक होता है मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद। इस तरह से कई प्रकार के भावों को संचारी भावों में रखा गया है। जैसे बच्चों ये देखिए, मति, स्वप्न, निद्रा, स्मृति, मद, व्याधि, मरण इत्यादि कई शब्द होंगे। ये सारे भावों को बच्चों संचारी भाव के अंतर्गत रखा गया है। अब इसके आगे बच्चों जितना हम लोग अभी पढ़े हैं, अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखना होगा, यानी याद रखने योग्य बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में आपके इसमें से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं बच्चों क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है, यानी रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है क्योंकि रस के बिना किसी भी काव्य को काव्य नहीं माना जाता है। दूसरा है, रस के 4 अवयव या फिर अंग हैं। पहला है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। ये दोनों पॉइंट बच्चों आपको ज़रूर याद रखना है। आइए थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं। थर्ड पॉइंट है बच्चों श्रृंगार रस, यानी श्रृंगार रस बच्चों कैसा है, ये सबसे पहला रस यही होता है श्रृंगार रस, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, रसराज या रसपति कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट है, नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं क्योंकि वहाँ शांत को रस में नहीं गिना जाता है, यानी रस होते कितने हैं, 9 होते हैं, लेकिन नाटक में कितने रस माने जाते हैं, 8 माने जाते हैं। किसको नहीं माना जाता है, शांत रस को नहीं माना जाता है। ओके, अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट देखेंगे। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है। बच्चों इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे, इसके पहले वाली पॉइंट में देखे हैं कि नाटक में 8 संख्या मानी जाती है, 8 संख्या रसों की मानी जाती है। तो यहाँ पे जो 8 संख्या रसों की मानी जाती है वो कौन माना है, भरत मुनि माने हैं। 6 पॉइंट है, श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस व भक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 ही मानना ज़्यादा उपयुक्त है। बच्चों वात्सल्य रस और भक्ति रस श्रृंगार रस के अंदर क्यों रखा गया है, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं। अगर पूछा जाता है रसों की संख्या कितनी है तो 9 आप बताएंगे, लेकिन अगर पूछा जाता है कि नाटक में रसों की संख्या कितनी है तो 8, और किसने मानी है, भरत मुनि ने मानी है। बच्चों अभी तक हम लोग रस किसे कहते हैं और रस के अंग पढ़े हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों ये था कि स्थायी भाव किसे कहते हैं और स्थायी भाव क्या था। तो आपके एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो स्थायी भाव से पूछता है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रसों के बारे में पढ़ेंगे, रस के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।